दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ी रास्ते बेहद खूबसूरत होते हैं और सुंदर दृश्य देखें आप देवप्रयाग संगम का। भागीरथी और अलकनंदा नदी का सुंदर संगम और साथ ही साथ यह है दोस्तों तोता घाटी। यह स्थान तोता घाटी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। बेहद खूबसूरत दृश्य आप पहाड़ों का देखें। उत्तराखंड की पहाड़ियाँ बेहद खूबसूरत नज़र आती हैं दोस्तों, विशेषकर शाम के टाइम पर। बेहद शानदार व्यू आप देख सकते हैं। और अभी आप देखें दोस्तों देवप्रयाग संगम का बहुत ही सुंदर दृश्य। दोनों नदियों के जल का अलग अलग रंग आप क्लियर देख सकते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जर्नी करने वाले हैं ऋषिकेश से देवप्रयाग बस के माध्यम से। तो हमारी जर्नी दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है उत्तराखंड के ऋषिकेश बस स्टैंड से। और अभी आप जो नज़ारा देख रहे हैं यह दोस्तों खूबसूरत दृश्य ऋषिकेश का। और हम जो है दोस्तों ऋषिकेश से जो है देवप्रयाग तक बस के माध्यम से जाएंगे दोस्तों। इस दौरान आपको 70 किलोमीटर की टोटल जर्नी है दोस्तों। 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है ऋषिकेश से देवप्रयाग संगम तक का। और इस दौरान दोस्तों मैं आपको संपूर्ण जर्नी दिखाने वाला हूं, रोड जर्नी। और इस दौरान दोस्तों आपको सुंदर पहाड़ियों और साथ ही साथ दोस्तों माँ गंगा के साथ हम चलेंगे दोस्तों। गंगा नदी भी हमारे साथ साथ जो है दोस्तों हमारे बिल्कुल राइट हैंड साइड में माँ गंगा रहने वाली हैं। और सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे उत्तराखंड की पहाड़ियों के, उत्तराखंड की नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलने वाली है दोस्तों इस वीडियो में। तो अगर आपने वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया है तो दोस्तों वीडियो को क्लोज या स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा दोस्तों। बहुत ही आनंद की अनुभूति होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। बिल्कुल प्रकृति की गोद में हम ट्रैवल करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है दोस्तों कि बीच बीच में जाम भी मिल जा रहा है। और यह जाम दोस्तों सिर्फ ऋषिकेश में ही है। ऋषिकेश से तपोवन तक जाम काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है आज के दिन दोस्तों, क्योंकि आज वीकेंड है दोस्तों। और सैटरडे संडे के दिन ऋषिकेश में काफ़ी ज़्यादा रश होता है, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आ जाती है दोस्तों, जिस वजह से जाम की समस्या देखने को मिल जाती है दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं दोस्तों। इस दौरान मुझको जो है ऋषिकेश से तपोवन, ये लगभग 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है ऋषिकेश से तपोवन का। और इसी के बीच काफ़ी ज़्यादा जो है जाम देखने को मिलता है दोस्तों। लेकिन तपोवन के बाद रास्ता काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता है। फिर इसके बाद जो है बिना किसी ट्रैफिक के हम जो है देवप्रयाग पहुँचेंगे दोस्तों। लेकिन अभी जो है हमें थोड़ा सा जाम के साथ मतलब ट्रैफिक के साथ प्रॉब्लम हो रही है। और सुंदर दृश्य देखने वाले हैं दोस्तों हम और आप दोनों लोग। तो वीडियो का लास्ट तक देखिएगा और संपूर्ण जानकारी भी देने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, 1.5 घंटे की लगभग बन सकती है दोस्तों, 1 से 1.5 घंटे की। तो 70 किलोमीटर की जर्नी है, काफ़ी खूबसूरत जर्नी है दोस्तों। सुंदर पहाड़, सुंदर नदियाँ, सुंदर झरने, ये सब देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। उत्तराखंड की खूबसूरती देखने को मिलने वाली है दोस्तों इस वीडियो में। और आप अभी तक दोस्तों किसी ने ऐसी वीडियो नहीं बनाई होगी जिसमें संपूर्ण ऋषिकेश टू देवप्रयाग की रोड ट्रिप की जर्नी को दिखाया होगा दोस्तों, बिल्कुल अनकट। लोग दोस्तों 5 से 6 मिनट में जो है पूरी जर्नी को दिखा देते हैं, 2 से 4 मिनट में, या फिर बहुत करते हैं 8 से 10 मिनट में दिखा देते हैं ऋषिकेश से देवप्रयाग की जर्नी को। लेकिन दोस्तों मैं जानबूझ करके वीडियो को लंबी बना रहा हूँ ताकि आप संपूर्ण आनंद लें दोस्तों, पहाड़ों का आनंद लें दोस्तों, पहाड़ों की हरियाली का आनंद लें, पहाड़ों की जो छटा है, पहाड़ों की जो खूबसूरती है दोस्तों, उत्तराखंड की खूबसूरती, जो हिमालयन खूबसूरती है, उत्तराखंड की हिमालयी सुंदरता है दोस्तों, उस सभी का आप आनंद लें दोस्तों। इसीलिए जानबूझ करके मैंने लंबी वीडियो बनाई है दोस्तों। और अभी भी जाम है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबा जाम है। जैसा कि मैंने बताया तपोवन तक जाम रहने वाला है दोस्तों। और एक बार आप देखें यह दृश्य दोस्तों ऋषिकेश के तपोवन का है, ऋषिकेश के गोवा बीच का दृश्य दोस्तों।
तो अभी दोस्तों हम तपोवन को क्रॉस कर चुके हैं और सुंदर दृश्य आप माँ गंगा का देखें। बिल्कुल जो जल है यहीं से आप देख सकते हैं कितना साफ़ क्लियर निर्मल जल जो माँ गंगा का है। और सुंदर पहाड़ियाँ, बिल्कुल हरे भरे जंगल पहाड़ियों पर आप अभी से देखना स्टार्ट कर दिए हैं दोस्तों। तो अभी तो दोस्तों यह ट्रेलर है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम जो है ऊंचाई पर चढ़ेंगे, पहाड़ी ऊंचाई पर दोस्तों, जैसे जैसे हम देवप्रयाग की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे ये जो खूबसूरती है बढ़ती ही जाएगी। जी हाँ दोस्तों। और अभी दोस्तों लगभग जो ट्रैफिक है वो क्लियर हो चुका है और अब जो है यहाँ से हमारी जो बस है स्पीड पकड़ेगी। और एक बात और बता दूँ दोस्तों, यह जून लास्ट का टाइम चल रहा है दोस्तों, और जिस वजह से मानसून भी आने वाला है दोस्तों। और अभी क्या है ना कि इस टाइम गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, गर्मी बिल्कुल पीक पर होती है इस टाइम। और जो ऋषिकेश में जो सबसे प्रसिद्ध एडवेंचरस एक्टिविटी है जिसका नाम है दोस्तों रिवर राफ्टिंग। और रिवर राफ्टिंग की वजह से दोस्तों क्या होता है ना कि जो गाड़ियां हैं रिवर राफ्टिंग कराने के लिए बिल्कुल रोड पर ला करके खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी पर्यटक आते हैं, जनरली टूरिस्ट्स आते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो वह रिवर राफ्टिंग का आनंद ज़रूर लेते हैं माँ गंगा में, ऋषिकेश में। जी हाँ दोस्तों। और सुंदर दृश्य देखें आप माँ गंगा का। और गंगा रिवर का जो दोस्तों दृश्य है ये आपको पूरा देवप्रयाग तक देखने को मिलने वाला है। पूरा 70 किलोमीटर की जो जर्नी है वह माँ गंगा के किनारे पर ही होने वाली है दोस्तों। और सुंदर दृश्य भी आपको दिखाते चलूँगा दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड से पहले मैं जो दोस्तों ब्रज यात्रा किया, ब्रज 84 कोस को एक्सप्लोर किया हूँ, ब्रज 84 कोस का दर्शन कराया हूँ। और उस दौरान दोस्तों मैंने ब्रज 84 कोस संपूर्ण यात्रा किया है, जिसमें वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल और इसके अलावा दोस्तों मैं काम्यवन गया हुआ था। तो इन सभी स्थानों के दिव्य दर्शन कराया आपको, भगवान कृष्ण राधा के लीला स्थलियों के, भगवान कृष्ण राधा के संपूर्ण दर्शन कराया दोस्तों, उनके संपूर्ण ब्रज यात्रा का दर्शन कराया आपको, संपूर्ण ब्रज यात्रा का आनंद दिलाया दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों मैं आ चुका हूँ उत्तराखंड में, उत्तराखंड के टूरिज़्म को एक्सप्लोर करूँगा। और जो मेरा मेन टारगेट है उत्तराखंड के अंदर दोस्तों वह है दोस्तों पंचप्रयाग, मतलब उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध 5 प्रयाग हैं, जिनमें दोस्तों देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और इसके बाद आता है दोस्तों विष्णुप्रयाग, जिसको विष्णुप्रयाग भी कह सकते हैं। इनको एक्सप्लोर करूंगा, इनके आपको दर्शन कराऊंगा संपूर्ण। इसके बाद दोस्तों मैं विष्णुप्रयाग से आगे बढ़ते हुए आपको बद्रीनाथ टेम्पल, और इसके बाद दोस्तों मैं आपको बद्रीनाथ टेम्पल के आगे 4 से 5 किलोमीटर ऊपर माना गांव है, जो कि पहले भारत का अंतिम गांव माना जाता था, लेकिन वर्तमान में उसको भारत का प्रथम गांव का दर्जा मिल चुका है, उसको भी एक्सप्लोर करूंगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं फिर रिटर्न आऊँगा वहाँ से। फिर इसके बाद दोस्तों रिटर्न आने के बाद रुद्रप्रयाग से केदारनाथ, और केदारनाथ की जर्नी करने वाला हूँ। केदारनाथ कोशिश करूँगा दोस्तों आपको केदारनाथ मंदिर, भगवान केदारनाथ के भी दर्शन कराऊँ। और फिर इसके बाद दोस्तों मैं रिटर्न आऊँगा तो ऋषिकेश, देहरादून और इसके बाद दोस्तों हरिद्वार को एक्सप्लोर करूँगा। तो वैसे स्टार्टिंग तो मैंने हरिद्वार से ही की है। जब भी आप उत्तराखंड में एंट्री करेंगे आप 4 धाम यात्रा के लिए, या फिर ऋषिकेश, या फिर आप जो है ऋषिकेश के आसपास के क्षेत्रों को घूमने के लिए आएंगे, तो आपकी एंट्री हरिद्वार से ही होगी दोस्तों, क्योंकि हरिद्वार ही मुख्य प्रवेश द्वार है 4 तीर्थ धाम यात्रा के लिए।
तो दोस्तों मैं आज से ठीक 1 साल पहले उत्तराखंड आया हुआ था दोस्तों। तो उस दौरान मैंने एक्सप्लोर किया था हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग और देहरादून। इन्हीं को एक्सप्लोर करने के बाद दोस्तों मैं रिटर्न चला गया था, क्योंकि मानसून काफ़ी ज़्यादा ख़राब था उस टाइम और काफ़ी भारी वर्षा हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने इन्हीं क्षेत्रों को कवर कर पाया, क्योंकि आगे जाना बिल्कुल सेफ़ नहीं था। रास्ते ख़राब हो जाते हैं जब भारी बरसात होने लगती है उत्तराखंड के अंदर। लेकिन दोस्तों आज ठीक 1 साल बाद मुझको अवसर मिला है, उत्तराखंड आया हूँ उत्तराखंड के टूरिज़्म को एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैंने सोचा दोस्तों कि जिन टूरिस्ट प्लेसेस को उत्तराखंड के अंदर मैंने ठीक 1 साल पहले एक्सप्लोर किया था, उसके आगे से मैं जर्नी को कंटिन्यू करूं। और जब मतलब पंचप्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ को एक्सप्लोर करने के बाद जब रिटर्न आऊँगा दोस्तों, तब बाद में जो है इनको ऋषिकेश, देहरादून और हरिद्वार को एक्सप्लोर करते हुए मैं रिटर्न चला जाऊँगा। तो इसीलिए दोस्तों जो मैंने जर्नी स्टार्ट की है वह ऋषिकेश से स्टार्ट की है। सबसे पहले दोस्तों मैं ऋषिकेश से देवप्रयाग जा रहा हूँ। ऋषिकेश से देवप्रयाग की रोड ट्रिप को कवर कर रहा हूँ दोस्तों बाई बस, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। देवप्रयाग संगम के दर्शन कराने वाला हूँ दोस्तों। और अभी क्या है ना दोस्तों, बरसात थोड़ी मतलब अभी जो है 3 से 4 दिन का टाइम है दोस्तों, मानसून आने में, बरसात होने में उत्तराखंड में। तो अभी दोस्तों चलेंगे, अगर हम जितने भी पंचप्रयाग हैं उत्तराखंड की, जो भी नदियां हैं दोस्तों, बद्रीनाथ और केदारनाथ के रास्ते में जो भी नदियां पड़ने वाली हैं, उन सभी में दोस्तों जो पानी होता है ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है, एकदम साफ़ निर्मल ठंडा जल होता है दोस्तों। और उनका जो कलर होता है ना वह देखने लायक होता है। नदियों के संगम जो होते हैं उत्तराखंड में, उनकी जो सुंदरता, उनकी जो छटा है, उनकी जो पवित्रता है ना, वह इस टाइम देखने लायक होती है दोस्तों। और मैंने भी देखा है दोस्तों बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह में कि जो देवप्रयाग संगम है ना, वहाँ पे 2 नदियों का जो संगम होता है, भागीरथी और अलकनंदा नदी का, उन दोनों नदियों का जो पानी का रंग है ना बिल्कुल अलग-अलग होता है, एकदम क्लियर। ख़ास तौर से अगर आप ठंड के मौसम में आएँगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च टाइम में, उस टाइम तो बिल्कुल क्लियर कलर आपको देखने को मिलेगा। जो भागीरथी नदी का जल होता है बिल्कुल ग्रीन कलर का, या फिर कह सकते हैं कि ब्लू कलर, डार्क ग्रीन या डार्क ब्लू कलर का हो जाता है। और अलकनंदा नदी का पानी जो है वो मडी होता है, मतलब बलुई पानी टाइप, मटमैला पानी टाइप होता है। लेकिन कभी-कभी अलकनंदा नदी का भी पानी जो है बिल्कुल ब्लू, एकदम क्लियर साफ़ होता है दोस्तों। तो ये जो दोनों नदियों के रंग होते हैं ना, वो हमेशा बदलते रहते हैं दोस्तों। बदलने का मतलब कभी ग्रीन हो जाते हैं, कभी ब्लू हो जाते हैं, तो कभी मटमैला हो जाता है। लेकिन जब भारी बरसात होने लगेगी उत्तराखंड के अंदर दोस्तों, तो उस दौरान दोस्तों जो दोनों नदियों के जल हैं वह दोस्तों बिल्कुल मटमैले हो जाते हैं और जलस्तर बढ़ भी जाता है। लेकिन अभी दोस्तों मैं आपको चल रहा हूँ, दिखाऊंगा, तो देखिएगा आप किस कलर का जल देखने को मिलेगा देवप्रयाग संगम में, दोनों नदियों का। और पांचों प्रयाग उत्तराखंड के अंदर जो प्रसिद्ध माने गए 5 प्रयाग हैं दोस्तों, सभी प्रयागों पे दोनों नदियों के जो जल के रंग हैं दोस्तों अलग-अलग होते हैं। तो इस वीडियो में तो मैं सबसे पहली जो वीडियो मेरी यही है दोस्तों, जो उत्तराखंड की ट्रिप शुरू किया हूँ 2023 में। इसमें ऋषिकेश से देवप्रयाग में रोड की जर्नी कर रहा हूँ दोस्तों बाई बस। और इस दौरान मैं आपको कंप्लीट रोड ट्रिप की वीडियो कवर कर रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अभी शाम का टाइम है, क्योंकि दोस्तों मैं निकला था काफ़ी पहले, लेकिन जाम की वजह से 2 घंटे लगभग जाम में फंसा रहा, ट्रैफिक में फंसा रहा दोस्तों। इस वजह से टाइम काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक में ही चला गया दोस्तों। लेकिन अभी क्या है, रोड बिल्कुल क्लियर हो चुका है, अभी कोई ट्रैफिक नहीं है और बिल्कुल जो है रफ़्तार के साथ हमारी बस आगे बढ़ रही है दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि 1 आध घंटे में हम देवप्रयाग पहुंच जाएंगे दोस्तों, क्योंकि 70 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अगर ट्रैफिक नहीं होता दोस्तों तो हम 1 घंटे के अंदर अंदर जो है हम अभी देवप्रयाग पहुंच गए होते।
लेकिन ट्रैफ़िक किसी के कंट्रोल में नहीं ना है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात वीकेंड है, वीकेंड मतलब सैटरडे संडे के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है ऋषिकेश में। तो मैं आपसे यही एडवाइस करूँगा कि अगर आप ऋषिकेश आते हैं या फिर उत्तराखंड आते हैं तो वीकेंड पे मत आइए दोस्तों, वीकेंड पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। रोडों पे ट्रैफ़िक की प्रॉब्लम और जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। और यह जो रास्ता है दोस्तों, यह बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग भी कहा जाता है दोस्तों, और जिसकी वजह से इस पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफ़िक हो जाता है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये जो रास्ते हैं, उत्तराखंड की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ऋषिकेश टू देवप्रयाग की जो रोड ट्रिप की जर्नी है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी दोस्तों। और पूरे जर्नी में जो है दोस्तों, हम जो है माँ गंगा के साथ-साथ चल रहे हैं दोस्तों। हमारे बिल्कुल राइट हैंड साइड में माँ गंगा का सुंदर प्रवाह हो रहा है दोस्तों। बिल्कुल नदी के किनारे से सुंदर घुमावदार रास्ते बनाए गए हैं, जिसका आनंद मैं भी ले रहा हूँ दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आप भी ले रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप ऋषिकेश से देवप्रयाग के लिए जाते हैं तो दोस्तों आपको बीच में मार्केट मिलते रहेंगे, बीच-बीच में। ये आप देख सकते हैं, जहाँ पर आप रुक करके, अगर आप रात हो जाती है तो आप रुक करके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट या फिर खाने-पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा-सा मार्केट बसा हुआ है, और यहाँ पर बिल्कुल यात्रियों के पर्यटकों के रुकने का, खाने-पीने का पूरा प्रबंध होता है दोस्तों। फ़िलहाल मैं देवप्रयाग में ही रुकने वाला हूँ दोस्तों, और देवप्रयाग में भी जितने भी पर्यटक स्थल हैं दोस्तों उत्तराखंड के अंदर, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हर जगह आप बिल्कुल बजट में स्टे कर सकते हैं, बिल्कुल बजट में आपको खाने-पीने की वस्तुएँ मिल जाएँगी। और अगर दोस्तों आप ऋषिकेश में स्टे करना चाहते हैं तो इस ऋषिकेश में भी आप स्टे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप मई-जून में आएँगे ऋषिकेश, हरिद्वार घूमने के लिए, तो आपको थोड़ा-सा जो है अधिक पैसे खर्च करना पड़ सकता है रूम के लिए और साथ ही साथ खाने-पीने की वस्तुएँ के लिए, क्योंकि दोस्तों मई-जून के टाइम में काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये ऑन सीज़न कहा जाता है, सीज़न ऑन कहा जाता है मई-जून में। और गर्मी की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार में, क्योंकि हरिद्वार और ऋषिकेश बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पड़ जाता है दोस्तों, जिसकी वजह से वहाँ पे पब्लिक काफ़ी ज़्यादा आती है। और अगर आप मई-जून में आएँगे दोस्तों तो आपको ऋषिकेश और हरिद्वार में रूम के जो रेंट वगैरह हैं, वन नाइट स्टे का, वह काफ़ी ज़्यादा पड़ सकता है। क्योंकि मैंने पता किया तो दोस्तों जो एसी का रूम है, एसी रूम है, उसका आपको कम से कम 1500 से 2000 रुपये पे करना पड़ेगा पर नाइट का, और नॉन एसी का 1000 रुपये से कम तो नहीं पड़ेगा नॉन एसी रूम, 1000 से 1200 रुपये। लेकिन यही दोस्तों जब आप ऑफ सीज़न में आएँगे, ऑफ सीज़न मतलब जब उत्तराखंड में मानसून आ जाता है, जब भारी बरसात होने लगती है, उस टाइम दोस्तों जो पर्यटकों की भीड़ है वह कम हो जाती है। जैसे अगर आप आना चाहते हैं तो अगस्त में आइए। अगस्त में क्या होता है दोस्तों कि पर्यटक कम होते हैं, जिस वजह से आपको एसी वाला रूम 1000 रुपये में मिल जाएगा और नॉन एसी आपको 600 से 700 रुपये में मिल जाएगा आसानी से, और आराम से आप स्टे कर सकते हैं। कम बजट में आप स्टे कर सकते हैं। कम बजट में आप उत्तराखंड के टूरिज़्म को एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप देवप्रयाग साइड बढ़ जाएँगे, जैसे कि अगर आप हरिद्वार आए हैं, ऋषिकेश आए हैं, वहाँ घूमने के बाद अगर आप देवप्रयाग पहुँच जाते हैं तो देवप्रयाग में आपको थोड़े से कम पैसों में रूम वगैरह मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जनरली होता क्या है, जो पर्यटकों की भीड़ होती है, श्रद्धालुओं की जो भीड़ होती है, यात्रियों की जो भीड़ होती है, वो जनरली ऋषिकेश, हरिद्वार में काफ़ी ज़्यादा होती है। और जब यात्री या पर्यटक या फिर श्रद्धालु यात्रा करते हैं, चार धाम यात्रा स्टार्ट करते हैं, तो वह हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से जब निकलते हैं तो वह सीधा केदारनाथ या फिर सीधा बद्रीनाथ के लिए बस पकड़ते हैं या फिर टैक्सी वगैरह पकड़ते हैं ऋषिकेश से देवप्रयाग। तो वह बीच में कहीं नहीं रुकते हैं दोस्तों, सीधे बद्रीनाथ पहुंच जाते हैं या केदारनाथ पहुंच जाते हैं या फिर सीधे यमुनोत्री गंगोत्री धाम पहुंच जाते हैं दोस्तों। बीच में वो कहीं स्टे नहीं करते हैं। बीच में बहुत रेयर ही होता है जब कोई स्टे करे यात्री या फिर श्रद्धालु, जैसे कि
अगर आप केदारनाथ के लिए जा रहे हैं, केदारनाथ धाम यात्रा कर रहे हैं दोस्तों, तो अगर आप जाएंगे तो आपको बीच में 2 प्रयाग पड़ेंगे। एक तो देवप्रयाग पड़ेगा जो कि 70 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पड़ेगा दोस्तों ऋषिकेश से, और अगर हरिद्वार से बात करें तो लगभग 90 से 95 किलोमीटर की डिस्टेंस पर देवप्रयाग पड़ेगा। इसके बाद अगला जो प्रयाग है दोस्तों वह देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग है। देवप्रयाग से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी कवर करने के बाद रुद्रप्रयाग है अगला प्रयाग। इसके बाद रुद्रप्रयाग से जो है दोस्तों रास्ता कट गया है, निकल गया है केदारनाथ की तरफ। और फिर इसके बाद दोस्तों रुद्रप्रयाग से ही एक अलग रास्ता निकल के गया है, वह बद्रीनाथ की तरफ चला गया है दोस्तों। तो इसीलिए जो यात्री होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, पर्यटक होते हैं दोस्तों, वह बीच में कहीं रुकने का प्रयास नहीं करते हैं, वह सीधे अपने टारगेट पर पहुंचते हैं। तो इसलिए देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग जो पंच प्रयाग हैं दोस्तों, वहाँ पर आपको रूम जो हैं बिल्कुल सस्ते मिल सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि मैं भी स्टे किया था दोस्तों, तो मैं नॉन एसी रूम लिया हुआ था, तो मुझको 400 से 500 में ईज़िली मिल जाते थे रूम। और मैंने लगभग सारे प्रयागों पर स्टे किया दोस्तों। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो मेरी जो जर्नी है वह ऋषिकेश से देवप्रयाग है, रोड ट्रिप का वीडियो मैं बना रहा हूँ जो आप देख रहे हैं दोस्तों। और इसके बाद मैं जो है दोस्तों देवप्रयाग को एक्सप्लोर करने के बाद फिर मैं जो मेरी अगली जर्नी होगी वह देवप्रयाग टू रुद्रप्रयाग होगी दोस्तों। वह भी लगभग 60 किलोमीटर की जर्नी है। देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग का जो डिस्टेंस है वह लगभग 60 किलोमीटर का है दोस्तों। तो उसकी भी संपूर्ण वीडियो संपूर्ण कवर करने वाला हूँ, संपूर्ण रोड ट्रिप की वीडियो, ट्रैवल वीडियो बनाऊँगा। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं, मतलब जितना भी टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करूँगा उत्तराखंड के अंतर्गत, अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और नोटिफिकेशन बिल भी दबा दीजिएगा ताकि आपको जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो चैनल पर तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकें। चैनल को सब्सक्राइब करने में, बेल आइकन को दबाने में कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। आप अच्छी बिल्कुल सुंदर सुंदर वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं, सुंदर पहाड़ियाँ देखना चाहते हैं उत्तराखंड के सुंदर सुंदर जो हैं पर्यटक स्थलों को देखना चाहते हैं दोस्तों, और उत्तराखंड के ट्रैवल गाइड की वीडियो देखना चाहते हैं, उत्तराखंड का जो टूरिज़्म है उसका इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंतर्गत कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं, कब कहाँ कैसे कितने बजट में जाएं, ये सब जानना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ आती रहती हैं दोस्तों। जी हाँ, मेरे चैनल हरफन मौला यात्री को सपोर्ट ज़रूर करें। और अभी दोस्तों हम एक और छोटे से मार्केट के पास पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं खाने पीने की पूरी दुकानें हैं दोस्तों। और अगर आप चलते चलते थक चुके हैं तो आप यहाँ बीच बीच में आप रुक करके खा पी सकते हैं, फिर से एनर्जाइज हो सकते हैं, इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों जो रास्ता है ऋषिकेश से देवप्रयाग, देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग, और इसके बाद दोस्तों रुद्रप्रयाग से लगभग कर्णप्रयाग तक रास्ता बेहद खूबसूरत और बेहद सुविधाजनक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा रास्ता है। लेकिन इसके बाद दोस्तों जैसे मतलब मैं बता दूं आपको कि जब आप कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग से फिर इसके बाद दोस्तों जब आप विष्णुप्रयाग से बद्रीनाथ जाएंगे तो वैसे वैसे रास्ते थोड़े से ख़राब होते जाएंगे, रास्ते थोड़े से पतले होते चले जाएंगे दोस्तों। अभी क्या है, आसानी से 2 गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं, ऐसा रोड है, बिल्कुल 2 लेन रोड है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, चाहे हम बद्रीनाथ साइड आगे बढ़ें, चाहे हम केदारनाथ साइड आगे बढ़ें दोस्तों, रास्ते बेहद जटिल होते चले जाते हैं। बिल्कुल आगे चल के ऐसे बिल्कुल पतले पतले रास्ते मिलने लगते हैं कि एक गाड़ी बिल्कुल मुश्किल से क्रॉस हो पाएगी, ऐसे ऐसे रास्ते मिलते हैं दोस्तों। और इसी वजह से मई जून के टाइम में दोस्तों जो 4 धाम यात्रा होती है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। क्यों? रोड की वजह से, क्योंकि रोड बिल्कुल सिंगल लेन होते चले जाते हैं, और जिसकी वजह से 2 गाड़ियाँ आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाती हैं दोस्तों। बिल्कुल वन वे होता है, ऐसे रोड होते हैं।
लेकिन दोस्तों इस सब चीज़ों पे गवर्नमेंट काम कर रही है और मुझे तो ऐसा भी सुनने में मिला है कि जो चार धाम यात्रा उसको रेलवे के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात होगी दोस्तों। जिस दिन ये प्रोजेक्ट सफल हो जाएगा कि चार धाम यात्रा को बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री को कनेक्ट कर दिया जाएगा बाय रेल। दोस्तों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बिल्कुल आने जाने में बिल्कुल सुविधाजनक हो जाएगा और ट्रैफ़िक की प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों। और ऐसे में क्या होता है, जब मानसून आ जाता है दोस्तों, तो लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिलती है उत्तराखंड के अंतर्गत। जी ये बद्रीनाथ रोड या फिर केदारनाथ रोड पर जो लैंडस्लाइड की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं दोस्तों, जब मानसून का टाइम आ जाता है। और लैंडस्लाइड की वजह से जो रास्ते हैं ब्लॉक हो जाते हैं दोस्तों, और कभी-कभी जान माल की हानि भी हो जाती है लैंडस्लाइड में, क्योंकि पहाड़, और सबसे बड़ी बात लैंडस्लाइड के अलावा दोस्तों पत्थरों के गिरने का भी भय रहता है दोस्तों। ऋषिकेश से देवप्रयाग की जर्नी को कवर करने के बाद, रोड ट्रिप की वीडियो बनाने के बाद दोस्तों, फिर मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग के बीच की रोड जर्नी को दिखाऊंगा दोस्तों। बस के माध्यम से ट्रैवल करूंगा और संपूर्ण वीडियो दिखाऊंगा, खूबसूरत पहाड़ियां दिखाऊंगा दोस्तों। देवप्रयाग के बाद जो है माँ गंगा का जो साथ है छूट जाता है। इसके बाद जो है अलकनंदा नदी का साथ मिल जाता है। इसके बाद हम अलकनंदा नदी के बिल्कुल किनारे किनारे पर चलते हैं दोस्तों, और अलकनंदा नदी के किनारे पर चलते हुए जो है देवप्रयाग से हम पहुंच जाते हैं बद्रीनाथ तक। बद्रीनाथ तक अलकनंदा नदी ही साथ देती है दोस्तों, जी हाँ। और माँ गंगा का साथ जो है बिल्कुल देवप्रयाग तक ही रहता है दोस्तों। देवप्रयाग के बाद जो है अलकनंदा नदी को हमें फॉलो करना होता है। अलकनंदा नदी बिल्कुल हमारे साथ साथ चलती है दोस्तों, और सुंदर दृश्य अलकनंदा नदी के और सुंदर पहाड़ियाँ देखने को मिलती है दोस्तों। तो देवप्रयाग तक ही हमारा साथ है दोस्तों माँ गंगा से, और माँ गंगा हमारे साथ साथ बिल्कुल राइट हैंड साइड में आप देख भी सकते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य देखें माँ गंगा का और सामने वाली पहाड़ी का। पहाड़ी लाइफ स्टाइल भी देख सकते हैं दोस्तों। पहाड़ों पे घर कैसे बने होते हैं, पहाड़ी लोगों का जो जीवन यापन है, और यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, यहाँ का जो कल्चर है, ये सब कुछ देखने को मिलेंगे दोस्तों मेरे वीडियोज़ में। संपूर्ण कवरेज होता है मेरे चैनल पर किसी भी टूरिस्ट प्लेसेस का। दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप बस के माध्यम से ट्रैवल करेंगे उत्तराखंड में, जैसे कि अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ऋषिकेश से देवप्रयाग, तो जो किराया लगा है, जो चार्ज लगा है, वह है दोस्तों अगर आप ऋषिकेश से देवप्रयाग जाएंगे तो लगभग 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा लगभग 150 रुपये के लगभग, इस 150 रुपये के आसपास लगता है चार्ज। लेकिन दोस्तों जब मई जून का टाइम होता है उस टाइम चार्ज थोड़ा बहुत घट सकता है। गवर्नमेंट बसें नहीं, प्राइवेट बसें चलती हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट बसें दिन में आपको एक या दो ही मिलेंगी जो कि चलने मतलब आपको केदारनाथ बद्रीनाथ लेकर के जाएंगी। अधिकतर जो है आपको टैक्सी और प्राइवेट बसें ही चलती हुई नज़र आएंगी दोस्तों। और अगर आप डायरेक्ट ऋषिकेश से या फिर हरिद्वार से केदारनाथ या बद्रीनाथ जाना चाहें दोस्तों, तो आपको जो है वो भी बसें मिल जाएंगी जो आपको डायरेक्ट केदारनाथ तक तो नहीं जाती हैं, बिल्कुल वहाँ तक जो है दोस्तों गौरीकुंड तक बसें जाती हैं। और बद्रीनाथ तो डायरेक्ट बस चली जाती वहाँ तक, और केदारनाथ के लिए दोस्तों गौरीकुंड तक बस मिलती है। गौरीकुंड या फिर कह सकते हैं सोनप्रयाग तक आपको बस मिल जाती है दोस्तों। उसके आगे पैदल ट्रैकिंग होती है लगभग 20 से 25 किलोमीटर, जिसको कवर करने के बाद आप जो है केदारनाथ धाम जा सकते हैं। केदारनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। और लेकिन दोस्तों बद्रीनाथ में ऐसा नहीं है। बद्रीनाथ में आप बिल्कुल बद्रीनाथ मंदिर तक बाई बस बाई टैक्सी पहुंच सकते हैं। वहाँ पे कोई पैदल ट्रैकिंग नहीं होती है। जहाँ पर आपको बस या टैक्सी उतारेगी, वहाँ से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी कवर करके पैदल ट्रैक करके आप बद्रीनाथ मंदिर में आसानी से जा कर के भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर सकते हैं दोस्तों।
और अगर आप केदारनाथ बद्रीनाथ जाएंगे दोस्तों हरिद्वार से या फिर ऋषिकेश से, तो आपको लगभग 500 से 600 रुपये लगेंगे। अगर आप केदारनाथ जाते हैं तो 500 से 600 रुपये लगते हैं बाई बस, और टैक्सी का ज़्यादा लगता है दोस्तों। टैक्सी में टाटा सूमो वगैरह या फिर कोई भी 4 व्हीलर कार जैसे कि स्विफ्ट, आर्टिगा टाइप ऐसी कारें टैक्सी के रूप में चलती रहती हैं दोस्तों। अगर आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना चाहते हैं और सुविधाजनक तरीके से पहुंचना चाहते हैं तो आप टैक्सी से जाएं दोस्तों। बाकी बस में भी काफ़ी ज़्यादा सुविधा होती है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि मैं खुद बस में बैठा हूं और इस बात का बिल्कुल एहसास कर पा रहा हूं दोस्तों। दोस्तों ट्रैवल के साथ साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देता हूँ उत्तराखंड के टूरिज़्म से रिलेटेड। और आप सुंदर पहाड़ों को, सुंदर झरनों को, और साथ ही साथ दोस्तों जो उत्तराखंड की पहाड़ी लाइफस्टाइल है, उत्तराखंड के घरों की बनावट कैसे होती, कैसे पहाड़ों पर लोग घर बनाते हैं, पहाड़ों के लोगों की जो दिनचर्या है, पहाड़ों की लोगों के जो कल्चर हैं दोस्तों, पहनावा ओढ़ावा, सब कुछ देखने को मिलने वाला है दोस्तों इस चैनल पर, हरफन मौला यात्री चैनल पर। उत्तराखंड को एक्सप्लोर कर रहा हूँ दोस्तों। उत्तराखंड में मैं पंचप्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ के अलावा देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, इनको एक्सप्लोर करने का टारगेट लेकर के मैं उत्तराखंड में आया हुआ हूँ दोस्तों। और जो पहली वीडियो मेरी शूट हो रही है यह है दोस्तों ऋषिकेश टू देवप्रयाग की रोड ट्रिप की ट्रैवल जर्नी, जिसको मैं बाई बस ट्रैवल कर रहा हूँ। और सुंदर पहाड़ों को, सुंदर नदियों को, सुंदर झरनों को, और जो सुंदर हरियाली है उत्तराखंड के पहाड़ी की, उसको दिखा रहा हूँ दोस्तों। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। और माँ गंगा के बिल्कुल किनारे किनारे दोस्तों घुमावदार सुंदर रास्ते बने हुए हैं, जहाँ से मैं आपको माँ गंगा के भी सुंदर दृश्यों को दिखा पा रहा हूँ, और साथ ही साथ हरियाली से लदी हुई पहाड़ियों के भी सुंदर दृश्य दिखा रहा हूँ। रास्ते देखें कितने खूबसूरत और कितने ज़्यादा मनमोहक और आकर्षक हैं दोस्तों कि मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों कि मैं कैसे यहाँ की खूबसूरती को बयां करूँ। जी हाँ दोस्तों, अत्यंत खूबसूरत, अति खूबसूरत जो प्राकृतिक सुंदरता है, नेचुरल ब्यूटी है उत्तराखंड की दोस्तों, वह किसी शब्द की मोहताज नहीं है दोस्तों।
और इस बात का आप भी भली भांति एहसास कर पा रहे होंगे दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों, जर्नी ऋषिकेश से स्टार्ट हुई है और यह वीडियो जो है देवप्रयाग में जाकर के समाप्त हो जाएगी। लेकिन यह आखिरी वीडियो नहीं है दोस्तों, रोड ट्रिप की यह कोई आखिरी वीडियो नहीं है। कंप्लीट जितना भी मैं ट्रैवल करूँगा उसका मैं रोड ट्रैवल का वीडियो तो बनाऊँगा ही बनाऊँगा आपके लिए। इसके अलावा उन स्थानों के जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं, जो फेमस एंड इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उन सभी को मैं अलग से भी एक्सप्लोर करूँगा, अलग से उनकी वीडियो बनाऊँगा। यानी रोड ट्रिप प्लस टूरिस्ट प्लेसेस, फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की वीडियोस बनाने वाला हूं दोस्तों। तो सारी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और वीडियो थोड़ी सी लंबी मेरी बनती क्योंकि दोस्तों बिल्कुल जो कहते हैं ना एकदम अनकट वीडियो बनाता हूं कि आपको हर एक पल, हर एक मोमेंट को दिखाना चाहता हूं दोस्तों। टूरिस्ट प्लेसेस और वहाँ की सुंदरता, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की डिटेल्ड वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। और शॉर्ट्स वीडियो भी बनाता हूँ, लेकिन डिटेल्ड वीडियो, लॉन्ग वीडियो पे ज़्यादा फोकस होता है दोस्तों। तो मैं बता दूँ दोस्तों कि अभी तो वीडियो मेरी स्टार्ट हुई है वह ऋषिकेश से देवप्रयाग, देवप्रयाग से फिर मैं रुद्रप्रयाग जाऊँगा। और रुद्रप्रयाग जाने के बाद वहाँ के संगम को एक्सप्लोर करूँगा। इसके बाद दोस्तों रुद्रप्रयाग से मैं जाऊँगा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग को भी एक्सप्लोर करूँगा दोस्तों। और ट्रैवल वीडियो, रोड ट्रिप की भी वीडियो बनाऊँगा। और फिर इसके बाद दोस्तों कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग, नंदप्रयाग से फिर विष्णुप्रयाग, इन सभी को जो है दोस्तों अलग अलग पार्ट्स में इनका ट्रैवल वीडियो भी बनाऊँगा। और साथ ही साथ इन प्रयागों को भी एक्सप्लोर करने के बाद मैं विष्णुप्रयाग से आगे बढ़ जाऊँगा दोस्तों बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ टेम्पल को एक्सप्लोर करूँगा, आपको दर्शन भी कराऊँगा। और बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ मंदिर के अलावा भी कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे कि दोस्तों भगवान बद्रीनाथ का चरण पादुका मंदिर है, जो कि बद्रीनाथ मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर ट्रैकिंग करके पहुंचना होगा। वहां पर चल के दर्शन कराऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर के जस्ट बगल में एक लक्ष्मण गंगा नाम की नदी है दोस्तों, बड़ी छोटी सी प्यारी सी नदी है, उसके भी दर्शन कराऊंगा। और लक्ष्मण गंगा नदी जो है वह किस प्रकार आकर के अलकनंदा नदी में उसका संगम होता है उसको भी दिखाऊंगा। और फिर इसके बाद दोस्तों बद्रीनाथ के आगे, बिल्कुल बद्रीनाथ से पास में ही 4 किलोमीटर की ही दूरी पर दोस्तों बड़ा ही सुंदर सा भारत का अंतिम गांव, जिसे वर्तमान में भारत का प्रथम गांव का दर्जा मिल चुका है, माना, हिंदी में उसे माड़ा बोलते हैं, अंग्रेजी में उसे माना बोलते हैं, वहाँ के भी टूरिज़्म को एक्सप्लोर करूँगा और माना गांव की सुंदरता दिखाऊंगा दोस्तों। पूरे बद्रीनाथ और माना गांव जो है ना दोस्तों बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बड़ा ही ठंडा ठंडा मौसम होता है वहाँ पे दोस्तों, बड़ा ही सुंदर मौसम होता है, बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है। वहाँ की पहाड़ियाँ हमेशा दोस्तों बर्फ़ की चादर ओढ़े होती हैं और बिल्कुल ठंडा होता है मौसम। मई जून में तो दोस्तों पूछिए ही मत, कितना सुहावना मौसम होता है वहाँ पर दोस्तों। और जून लास्ट में ट्रैवल कर रहा हूँ दोस्तों, तो सोचिए कितना प्यारा और सुहावना मौसम देखने को मिलने वाला है। बद्रीनाथ और माना की सुंदर पहाड़ियों के दर्शन होंगे आपको। और माना में दोस्तों सरस्वती नदी का उद्गम होता है, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है माना गांव में दोस्तों, उसको भी दिखाऊंगा। और सरस्वती नदी किस प्रकार माना गांव में ही दोस्तों अलकनंदा नदी में उसका संगम होता है उसको भी दिखाऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों माना गांव में ही महर्षि वेद व्यास की गुफा मौजूद है, जिसमें महर्षि वेद व्यास ने दोस्तों ढेर सारे जो हैं दोस्तों कह सकते हैं हिंदू धर्म के ग्रंथों को, हिंदू धर्म की किताबों को लिखा हुआ है दोस्तों। उसमें उनकी तपस्थली भी है, उसको भी दर्शन कराऊंगा। इसके बाद एक प्राकृतिक चट्टानी गुफा है जिसको गणेश गुफा का नाम दिया गया है, गणेश गुफा नाम है दोस्तों। और जिस प्रकार महर्षि वेद व्यास की गुफा है दोस्तों, प्राकृतिक गुफा है, प्राकृतिक केव है, नेचुरल केव है, उसी प्रकार वहाँ पर माना गांव में दोस्तों एक गणेश गुफा है दोस्तों।
प्राकृतिक चट्टानी गुफा है दोस्तों। 2 गुफाएं हैं टोटल, एक महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है और एक गणेश जी की गुफा है दोस्तों। उन दोनों गुफाओं के दर्शन कराऊंगा और वहां से संबंधित इतिहास के बारे में भी आपको बताऊंगा दोस्तों। और माना गांव बेहद सुंदर गांव है दोस्तों, और वहां पे अंतिम चाय की दुकान, अंतिम कपड़े की दुकान, ऐसी तमाम दुकानें वहाँ पे हैं दोस्तों, जो अंतिम दुकान है दोस्तों। लेकिन वर्तमान में प्रथम दुकान का दर्जा मिल चुका है, क्योंकि दोस्तों वर्तमान के जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अंतिम शब्द हटा करके वहाँ पे प्रथम कर दिया है कि ये अंतिम गांव नहीं है भारत के, ये प्रथम गांव है। क्योंकि दोस्तों माना गांव के बाद बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, चाइना बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो माना गांव बिल्कुल पहले तो अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन अब प्रथम गांव का दर्जा मिल चुका है। वहां की सुंदरता दिखाऊंगा, वहां के पर्यटन को एक्सप्लोर करूंगा दोस्तों। इसके बाद माना गांव में दोस्तों भीम पुल है दोस्तों, जो कि सरस्वती नदी के ऊपर बना हुआ है। महाभारत के भीम ने बनाया हुआ है दोस्तों। किस प्रकार एक बहुत बड़ी से पत्थर का जो है पुल बनाया हुआ है दोस्तों भीम ने, उसको भी दिखाऊंगा। सरस्वती नदी के ऊपर बना हुआ है दोस्तों। और फिर इसके बाद दोस्तों जो है माना गांव में ही दोस्तों, माना गांव से लगभग 5 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग करके ऊंचाई पर दोस्तों एक वसुधारा वाटरफॉल है, उसको भी एक्सप्लोर करूंगा, उसको भी दिखाऊंगा दोस्तों। जो वसुधारा वाटरफॉल है दोस्तों, जो उसका एक बात उसकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध वसुधारा वाटरफॉल की एक विशेषता है दोस्तों। वसुधारा वाटरफॉल की जो विशेषता वह यह है दोस्तों कि पापियों के ऊपर उसकी जल की एक बूंद भी नहीं गिरती है। लेकिन अगर कोई सभ्य व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, भक्त व्यक्ति वहाँ पर पहुँचता है, तो जो वसुधारा वाटरफॉल की धाराएं हैं, उसकी जो वो वाटरफॉल है, अगर वो वहाँ पर पहुँचता है ना दोस्तों, तो उस जल की धाराएं उस व्यक्ति के ऊपर खूब गिरती हैं, खूब उसके ऊपर बरसती हैं। लेकिन अगर कोई पापी व्यक्ति वहाँ पर पहुँच जाता है उस धारा के पास, तो वह धारा, कितना ही वह व्यक्ति उसके पास, धारा के पास चला जाए कि नहीं मुझे इस जल की धारा से नहाना, स्नान करना है, इस जल की धारा को अपने ऊपर गिराना ही है, तो वह जल की धारा दोस्तों रिटर्न वापस चली जाती है। ऐसी महिमा है उस वसुधारा वाटरफॉल की। जी हाँ दोस्तों, उसको भी एक्सप्लोर करूँगा। उस दिव्य और चमत्कारी वसुधारा वाटरफॉल के आपको दर्शन कराऊंगा। 5 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग करके वहाँ पे पहुँचना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो यह कुछ उत्तराखंड के टूरिज़्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर किया। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करेंगे तो आपको ज़रूर पंचप्रयाग के दर्शन होंगे दोस्तों। लेकिन अगर आप केदारनाथ जाएंगे तो आपको सिर्फ 2 प्रयागों से ही मुलाकात होगी। एक तो देवप्रयाग और दूसरा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से रूट चेंज हो जाता है दोस्तों। रुद्रप्रयाग से जो केदारनाथ के लिए रास्ता जाता है उस पर आपको 3 प्रयाग नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आप बद्रीनाथ की यात्रा करेंगे तो आपको पंचप्रयाग के दर्शन होंगे। जी हाँ दोस्तों, सारे प्रयागों के दर्शन होंगे। तो इसीलिए जो मैं टारगेट बनाया हूँ कि जो पहली मेरी यात्रा है वो बद्रीनाथ तक है दोस्तों। तो इसलिए मैं सबसे पहले ऋषिकेश टू देवप्रयाग जा रहा हूँ। देवप्रयाग को एक्सप्लोर करने के बाद फिर इसके बाद दोस्तों देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग जाऊँगा। इस दौरान रोड जर्नी को भी कवर करूँगा। फिर इसके बाद जा कर के रुद्रप्रयाग को एक्सप्लोर करूँगा। इसके बाद रुद्रप्रयाग से दोस्तों मैं केदारनाथ नहीं जाने वाला, केदारनाथ बाद में जाऊँगा। रिटर्न आने के बाद मैं दोस्तों आगे बढ़ जाऊँगा बद्रीनाथ साइड। तो मुझको जो अगला प्रयाग मिलेगा वह मिलेगा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग को दोस्तों एक्सप्लोर करने के बाद कर्णप्रयाग को एक्सप्लोर करने के बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा दोस्तों नंदप्रयाग। इस दौरान
कर्णप्रयाग टू नंदप्रयाग का भी जो रोड ट्रैवल ट्रिप रोड जर्नी है उसको भी कवर करूँगा। फिर इसके बाद नंदप्रयाग को एक्सप्लोर करूँगा दोस्तों। फिर आगे बढ़ूँगा दोस्तों नंदप्रयाग से विष्णुप्रयाग एक्सप्लोर करने के बाद इस दौरान नंदप्रयाग टू विष्णुप्रयाग की रोड ट्रैवल जर्नी को भी कवर करूँगा दोस्तों। फिर इसके बाद विष्णुप्रयाग टू बद्रीनाथ चला जाऊँगा और इस दौरान विष्णुप्रयाग टू बद्रीनाथ की जो रोड ट्रैवल ट्रिप जर्नी है उसको भी कवर करूँगा। और फिर इसके बाद बद्रीनाथ पहुँचने के बाद दोस्तों बद्रीनाथ के टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करूँगा, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है वह दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर। भगवान बद्रीनाथ को समर्पित, भगवान विष्णु को समर्पित, भगवान श्री राम को समर्पित। उसके दर्शन कराने के बाद आपको मैं दोस्तों वहाँ का जो तप्त कुंड है उसके भी दर्शन कराऊंगा। फिर इसके बाद बद्रीनाथ मंदिर के ऊपर ही 1 किलोमीटर पहाड़ी पर दोस्तों भगवान बद्रीनाथ चरण पादुका मंदिर है, उसके भी दर्शन कराऊंगा दोस्तों। फिर इसके बाद लक्ष्मण गंगा नदी है दोस्तों बद्रीनाथ में ही, उसके भी दर्शन कराऊंगा और लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा नदी के संगम को भी दिखाऊंगा। फिर माना गांव जाऊंगा। माना गांव में माना के पर्यटन को एक्सप्लोर करने के बाद माना से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर पैदल ट्रैकिंग करके वसुधारा वाटरफॉल को एक्सप्लोर करूंगा। फिर रिटर्न आने के बाद दोस्तों मैं रुद्रप्रयाग रिटर्न आऊँगा। रुद्रप्रयाग से फिर मेरी जो यात्रा स्टार्ट होगी वह दोस्तों होगी केदारनाथ के लिए, यानी कि मैं सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड तक जाऊंगा बाय रोड, बाय बस, और इस ट्रैवल जर्नी को भी दिखाऊंगा। इसके बाद दोस्तों रिटर्न आने के बाद अगर मानसून सपोर्ट किया तो मैं केदारनाथ भगवान के दर्शन भी कराऊंगा पैदल ट्रैकिंग करके। लेकिन अगर मानसून नहीं सपोर्ट करेगा दोस्तों तो मुझे रिटर्न आना पड़ेगा गौरीकुंड या फिर सोनप्रयाग से। लेकिन कोशिश करूंगा सोनप्रयाग और गौरीकुंड तक जाऊं, वहां सोनप्रयाग को एक्सप्लोर करूं, गौरीकुंड को एक्सप्लोर करूं दोस्तों। लेकिन इसके बाद दोस्तों जब मैं रिटर्न आऊँगा तो मैं ऋषिकेश को एक्सप्लोर करूँगा। ऋषिकेश के अंतर्गत बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं दोस्तों, जैसे कि ऋषिकेश में दोस्तों माँ गंगा के किनारे पर बने हुए खूबसूरत घाट हैं, और ऋषिकेश में कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी होती हैं जैसे बंजी जंपिंग और साथ ही साथ रिवर राफ्टिंग। और ऋषिकेश के अंतर्गत 2 से 3 प्रमुख झरने भी हैं दोस्तों, जिनमें एक पटना वाटरफॉल है जो कि नीलकंठ मार्ग पर पड़ता है दोस्तों, और फिर इसके बाद नीर वाटरफॉल है दोस्तों जो कि तपोवन साइड पड़ता है, लक्ष्मण झूला के पास पड़ता है दोस्तों। इसके बाद सीक्रेट वाटरफॉल एक है जो कि लक्ष्मण झूला के पास में ही है। ये लगभग 3 वाटरफॉल्स हैं ऋषिकेश के अंतर्गत जिनको एक्सप्लोर करूंगा। इसके बाद राम झूला, जानकी झूला, लक्ष्मण झूला, ये 3 प्रसिद्ध आकर्षण हैं दोस्तों ऋषिकेश के अंदर। और ऋषिकेश पे जो माँ गंगा की गंगा घाट पर भव्य आरती होती है वह भी दोस्तों आकर्षण का केंद्र होता है पर्यटकों में। इसके बाद दोस्तों ऋषिकेश से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर नीलकंठ महादेव मंदिर है दोस्तों। वहाँ पे खूबसूरत पहाड़ियाँ और साथ ही साथ महादेव नीलकंठ के सुंदर दर्शन होते हैं, उनको भी कोशिश करूँगा कवर करने की। और महादेव नीलकंठ की जो यात्रा है वह आप बाई टैक्सी भी कवर कर सकते हैं और बाई पैदल ट्रैकिंग भी कवर कर सकते हैं। अगर पैदल ट्रैकिंग जाएंगे तो आपको 8 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग पहाड़ों पर रास्ता बना हुआ है दोस्तों। आप पैदल चल करके बिल्कुल एडवेंचरस तरीके से भगवान नीलकंठ महादेव के दर्शन कर पाएंगे। और अगर आप बाई टैक्सी जाना चाहते हैं तो भी जो है दोस्तों आपको टैक्सी के माध्यम से लगभग 13 से 14 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो ये कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल थे दोस्तों ऋषिकेश के अंदर। और एक और बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है ऋषिकेश के अंदर, वो है दोस्तों त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट। जी हाँ दोस्तों, तो उसको भी एक्सप्लोर करूंगा। और त्रिवेणी घाट की जो माँ गंगा की भव्य आरती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, काफ़ी भव्य और दिव्य तरीके से होती है। इन सबको कवर करूंगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं देहरादून जाऊंगा, देहरादून के पर्यटन को एक्सप्लोर करूंगा। और देहरादून के जो पर्यटक स्थल हैं, जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, वह बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जो सबसे पहला पर्यटक स्थल, जो सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल देहरादून के अंतर्गत आता है। और बता दूं कि ऋषिकेश से देहरादून की जो दूरी है वह दोस्तों 42 से 43 किलोमीटर है। तो आप इजीली, एक चीज़ और बताना भूल गया दोस्तों, ऋषिकेश के अंदर दोस्तों आपको
स्कूटी और बाइक रेंट पे मिलती है। हरिद्वार में भी मिलती है और ऋषिकेश में भी मिलती है। तो आप स्कूटी और बाइक रेंट पर ले करके लगभग स्कूटी का जो रेट होता है वह 500 रुपये होता है पर डे, और बाइक का 700 से 800 जैसी बाइक आप लेंगे, लेकिन तेल आपको अलग से डालना पड़ेगा। तो आप बाइक या फिर स्कूटी वगैरह रेंट पर ले करके इन सभी टूरिस्ट प्लेसेस को घूम सकते हैं दोस्तों। ऋषिकेश के सारे टूरिस्ट प्लेसेस को घूम सकते हैं, और देहरादून के सारे टूरिस्ट प्लेसेस को घूम सकते हैं, हरिद्वार के सारे टूरिस्ट प्लेसेस को घूम सकते हैं आसपास के। लेकिन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी स्कूटी या बाइक लेंगे तो भी आपको इजीली मिल जाएगी दोस्तों। जैसे अगर आप बद्रीनाथ केदारनाथ जाना चाहते हैं अपनी बाइक या स्कूटी लेकर के रेंट पर, तो भी आपको स्कूटी और बाइक मिल जाएगी दोस्तों। जी हाँ। और बाकी अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो बस वाली फैसिलिटी, टैक्सी से घूमना चाहते हैं टैक्सी वाली फैसिलिटी। लेकिन आसपास के जो पर्यटक स्थल हैं, मैं आपको यही एडवाइस करूँगा आप स्कूटी वगैरह ले लें एक दिन के लिए। अगर आप सारे टूरिस्ट प्लेसेस को एक दिन में कवर करना चाहते हैं, ऋषिकेश के सारे टूरिस्ट प्लेसेस को, देहरादून के सारे टूरिस्ट, क्योंकि देहरादून दोस्तों बिल्कुल ऋषिकेश के पास में पड़ता है, 42 से 43 किलोमीटर की दूरी, 1 घंटे की डिस्टेंस होती है। और मैं बता दूं आपको कि देहरादून में कौन कौन से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं घूमने के लिए। तो दोस्तों जो देहरादून के पर्यटक स्थल हैं वह जो दोस्तों देहरादून मेन सिटी है, वहाँ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की रेडियस में सारे पर्यटक स्थल आपको मिल जाएंगे। जो सबसे पहला और सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है वह है दोस्तों रॉबर्स केव। देहरादून का रॉबर्स केव, जिसको हिंदी में डाकुओं की गुफा या फिर गुच्चू पानी भी बोलते हैं, बड़ी लंबी सी एक 700 मीटर प्राकृतिक गुफा है दोस्तों, चट्टानी गुफा है। और उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा सा झरना भी प्रवाहित होता है, और पर्यटकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब उत्सुकता होती है, काफ़ी ज़्यादा पर्यटकों के अंदर वो फेमस टूरिस्ट स्पॉट है रॉबर्स केव। जी हाँ दोस्तों, चोरों की गुफा, डाकुओं की गुफा उसे बोलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे देखे होंगे 1 साल पहले, मैंने ऑलरेडी उसको एक्सप्लोर कर रखा है। तो रॉबर्स केव जब भी आप आइए तो आप उस टाइम आइए जब मानसून ना हो, क्योंकि मानसून के टाइम में भारी बरसात हो जाती है तो रॉबर्स केव को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर का जो पानी का बहाव है ना वो काफ़ी तेज़ हो जाता है और जलस्तर भी बढ़ जाता है। उसके अंदर एक बहुत बड़ा सा झरना बहता है दोस्तों। और दूसरा जो है दोस्तों वह है सहस्त्रधारा। देहरादून के अंतर्गत सहस्त्रधारा भी एक सहस्त्रधारा सैकड़ों धाराओं का एक समूह, एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है। वो अभी एक बहुत बड़ा सा झरना है दोस्तों, लेकिन उसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है ना वो आप देखेंगे तो आप उसके कायल हो जाएंगे। और वहाँ पर दोस्तों आपको रोपवे के, वहाँ पे एक मंदिर भी है सहस्त्रधारा के पास ऊपर पहाड़ी पर बिल्कुल, वहाँ पर आपको रोपवे की मदद से बिल्कुल ले जाया जाता है, रोपवे उड़न खटोला की मदद से दोस्तों। तो वहाँ पर अगर आप सहस्त्रधारा घूमने जाएंगे तो आप 2 आनंद लेंगे। एक तो सहस्त्रधारा वाटरफॉल में आप स्नान करने का, मस्ती करने का आनंद प्राप्त करेंगे वहाँ के ठंडे और शीतल जल में, और इसके अलावा आप वहाँ पे रोपवे की मदद से ऊपर पहाड़ी पर मौजूद मंदिर पर जाकर के वहाँ से चारों तरफ की पहाड़ी खूबसूरती और सहस्त्रधारा की खूबसूरती को देख पाएंगे, उसका दीदार कर पाएंगे। सहस्त्रधारा के बाद दोस्तों जो देहरादून का प्रसिद्ध चिड़ियाघर है, जिसको मालसी डियर पार्क के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भी आप जाकर के घूम सकते हैं दोस्तों। टोटल हो गए 3। चौथा है दोस्तों शिखर फॉल। शिखर फॉल एक बहुत ही प्रसिद्ध झरना है देहरादून के अंदर, और वहाँ पर भी आप जाकर के घूम सकते हैं। वहाँ पर भी बिल्कुल एक बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट है। हो गए दोस्तों टोटल 4। इसके बाद दोस्तों बिल्कुल जब आप ऋषिकेश से जाएंगे देहरादून के लिए तो लगभग 20 से 22 किलोमीटर जब आप ऋषिकेश से आगे आएंगे या फिर आगे जाएंगे तो आपको बिल्कुल रास्ते में ही एक लच्छीवाला नेचर पार्क पड़ेगा, जो कि देहरादून के ही अंतर्गत आता है दोस्तों। लच्छीवाला नेचर पार्क एक बड़ा ही सुंदर सा प्राकृतिक पार्क है दोस्तों, बहुत ही घना पार्क है। उसमें एक बड़ी सुंदर सी प्यारी सी नदी भी बहती है, तो बहुत ही सुंदर पार्क है दोस्तों। वहाँ पे आप बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो लच्छीवाला नेचर पार्क जो है लच्छीवाला रेंज की पहाड़ियों के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल गोद में बना हुआ है दोस्तों। और सुंदर नदी भी वहाँ पे है, एक बड़ी ही प्यारी सी छोटी सी नदी भी। और लच्छीवाला नेचर पार्क घूमने के बाद दोस्तों आप टपकेश्वर महादेव मंदिर देखें, बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। गुरु द्रोणाचार्य जी की वह तपस्थली भी कही जाती है। टपकेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है दोस्तों। और नाम से ही आपको लग रहा होगा कि गुरु द्रोणाचार्य ने
कठिन तपस्या करके वहाँ पे भगवान शिव को प्रसन्न किया है, इसीलिए वह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों, जिसका नाम है टपकेश्वर महादेव मंदिर। उसमें एक बड़ी दिव्य शिवलिंग स्थित है दोस्तों। और टपकेश्वर महादेव मंदिर की जो खूबसूरती, वहाँ का जो आकर्षण, वहाँ का जो सबसे अच्छी बात यह है कि जो टपकेश्वर महादेव मंदिर है वो बिल्कुल प्राकृतिक मंदिर है, नेचुरल। क्यों? क्योंकि दोस्तों वह चट्टानी गुफा में पूरा मंदिर बना हुआ है। प्राकृतिक केव, ढेर सारी गुफाएं मौजूद हैं और वहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी नदी भी बहती है दोस्तों। बिल्कुल नदी मंदिर के बीचों बीच दो चट्टानें हैं, ऊंची ऊंची, और चट्टानी पहाड़ी है दोस्तों, और उसके बीच में नदी बहती है और उन चट्टानी पहाड़ियों में ढेर सारी गुफाएं बनी हुई हैं और उन्हीं गुफाओं में पूरा मंदिर जो है दोस्तों बना हुआ है, भगवान शिव को समर्पित। और वहाँ पे अन्य देवी देवताओं के भी जो है दोस्तों मंदिर बने हुए हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर में। टपकेश्वर महादेव मंदिर का नाम टपकेश्वर इसलिए पड़ा हुआ है दोस्तों, क्योंकि जो टपकेश्वर महादेव मंदिर है ना, वह एक तो प्राकृतिक गुफा में बना हुआ है और उस प्राकृतिक गुफा में हमेशा जल की जो प्राकृतिक गुफा है उसकी सीलिंग से जल की बूंदें हमेशा टपकती रहती हैं। और उसमें जो प्रमुख शिवलिंग है, जो दिव्य शिवलिंग है भगवान शिव का, उसके ऊपर सीलिंग की जो बूंदें हैं बराबर टपकती रहती हैं। इसीलिए दोस्तों उस मंदिर का नाम पड़ा हुआ है टपकेश्वर महादेव मंदिर। बड़ा ही दिव्य मंदिर है, बड़ा ही सुंदर मंदिर है, बिल्कुल प्रकृति और अध्यात्म का अनूठा संगम, प्रकृति और धार्मिक आनंद का अनूठा संगम कहा जाता है दोस्तों टपकेश्वर महादेव मंदिर। क्योंकि बिल्कुल प्रकृति की गोद में सुंदर सी नदी का प्रवाह होता है। वहाँ पे जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, दर्शन के साथ साथ वहाँ पे प्रकृति का भी आनंद लेते हैं, नदी में स्नान भी करते हैं। ठंडे ठंडे झरने के पानी से स्नान करना और भगवान शिव के दर्शन करना अपने आप में बड़ी अलौकिक, दिव्य और बड़े ही सौभाग्य की बात होती है दोस्तों। और उसी टपकेश्वर महादेव मंदिर में दोस्तों एक बड़ी लंबी सी गुफा है, जिसमें माता वैष्णो देवी मंदिर को, माता वैष्णो देवी के दर्शन आप कर पाएंगे उस गुफा में प्रवेश करके। जी हाँ दोस्तों, इन सभी को एक्सप्लोर करूंगा दोस्तों आगे आने वाले वीडियोस में। तो ये कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल थे दोस्तों जो कि देहरादून के अंतर्गत हैं। इसके बाद हरिद्वार आऊँगा दोस्तों। तो हरिद्वार के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको बता दूँ। हरिद्वार के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हरिद्वार और ऋषिकेश के बिल्कुल बीच में पड़ता है दोस्तों। अगर आप एडवेंचर प्रेमी हैं, वाइल्ड लाइफ लवर हैं, तो आपको जो है दोस्तों राजा जी नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ सफारी का भी आनंद ज़रूर लेना चाहिए दोस्तों। आपको राजा जी नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ सफारी का भी आनंद लेना चाहिए। सफारी के माध्यम से आप वाइल्ड लाइफ, जंगली खूबसूरती और बाघ, चीता, लेपर्ड, हिरन, हाथी
तो दोनों मंदिरों में दोस्तों आप घूमने के लिए रोपवे की मदद से भी जा सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं। 1-1 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग है, आसानी से आप पहुंच सकते हैं। और यही दोस्तों हरिद्वार के अंतर्गत यही सब घूमने के लिए है। हरिद्वार अगर आप आते हैं तो एक दिन में सब कुछ घूम जाएंगे। और ऋषिकेश में अगर आप जाएंगे दोस्तों तो ऋषिकेश में आपको कम से कम 2 दिन का वक्त देना पड़ेगा दोस्तों। और देहरादून में भी आप एक दिन में सारा टूरिस्ट प्लेसेस कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पंचप्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाते हैं तो दोस्तों कम से कम मैं यही कहूँगा कि 10 दिन का ट्रिप बना करके आइए। और जितने भी स्थान हैं उत्तराखंड में घूमने के लिए, और जहाँ जहाँ पर मैं घूमने वाला हूँ, जहाँ जहाँ पर मैं जाने वाला हूँ, जिन जिन पर्यटक स्थलों को एक्सप्लोर करूँगा, जिन जिन स्थलों को एक्सप्लोर करने वाला हूँ दोस्तों उत्तराखंड में, वहाँ सभी जगह पे आपको बजट में रहने, खाने पीने, घूमने का जो व्यवस्था है ना मिल जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे अगर आप निकले हैं रुद्रप्रयाग के लिए, पंचप्रयाग यात्रा करने के लिए, या फिर देवप्रयाग के निकले हैं, रुद्रप्रयाग के लिए निकले हैं, बीच में अगर आपको देर हो जाती है, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, थक जाते हैं, अगर आप टारगेट पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो आपको बीच बीच में आपको बाज़ार या फिर मार्केट मिलते रहेंगे जहां पर आप स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं, खा पी सकते हैं दोस्तों। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अगले दिन आप सुबह जो है आगे की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम जो है आधे से अधिक डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। ऋषिकेश काफ़ी दूर छूट चुका है हमसे, और अब हम जो है बिल्कुल देवप्रयाग में एंट्री करने वाले हैं दोस्तों। 10 से 15 मिनट में हम जो है अब पहुंच जाएंगे दोस्तों देवप्रयाग। वहाँ पर मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा देवप्रयाग संगम का। और अभी हो चुकी है शाम दोस्तों, आप देख भी रहे हैं, और सूरज डूबने की स्थिति में पहुंच चुका है दोस्तों। और दोस्तों हम थोड़ा पहले पहुंच गए होते देवप्रयाग, लेकिन मैंने जैसा कि बताया ऋषिकेश से तपोवन तक जो है लगभग 6 किलोमीटर का, लगभग 5 से 6 किलोमीटर का काफ़ी भयंकर वाला जाम लगा हुआ था दोस्तों, जिसकी वजह से हमें लगभग 2 घंटा जाम में फंसे रहना पड़ा दोस्तों। नहीं तो हम 2 घंटे पहले ही आ गए होते देवप्रयाग। फिर भी कोई बात नहीं दोस्तों, वीकेंड था, पता नहीं था। चलिए देर सवेर पहुंचने ही वाले हैं हम देवप्रयाग, अपने पहले डेस्टिनेशन पर, पहले मंजिल पर दोस्तों। इसके बाद तो ढेर सारी मंजिलें हैं हमारी। इसके बाद रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, बद्रीनाथ, माना गांव, ये सारे मंजिल हैं। सोनप्रयाग, गौरीकुंड, फिर केदारनाथ, ये सारे हमारे मंजिल हैं दोस्तों। लेकिन जो सबसे पहली मंजिल है दोस्तों, यह काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता भरी होती है, क्योंकि यही स्टार्टिंग है हमारी, यही स्टार्टिंग वीडियो है दोस्तों। तो सबसे पहले इसको हम सफल बनाते हैं, फिर आगे तो सफल बनना ही है, क्योंकि कोशिश हमारी यही रहेगी दोस्तों। और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहेगा दोस्तों, तो आपका भाई ऐसे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करेगा जिसको कोई किया नहीं होगा दोस्तों, जहाँ तक कोई पहुँचा नहीं होगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। आप लोगों के सपोर्ट और आप लोगों के मोटिवेशन की वजह से ही दोस्तों मैं इतने दूर दराज तक पहुँचता हूँ दोस्तों। और कहीं कहीं पर तो काफ़ी रिस्क होता है, लेकिन आपके लिए एडवेंचरस वीडियो बनाना मेरा काम है दोस्तों। आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाना,
इंटरेस्टिंग और बिल्कुल इम्पोर्टेंट, ब्यूटीफुल, एडवेंचरस टूरिज़्म को एक्सप्लोर करना मेरा काम है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आता होगा, और पसंद आता है तभी तो दोस्तों आप अपना प्यार देते हो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियोस बनाने का। क्यों दोस्तों? क्योंकि अभी हाल ही में मैं ब्रज 84 कोस यात्रा किया, मथुरा के टूरिज़्म को एक्सप्लोर किया, ब्रज के टूरिज़्म को एक्सप्लोर किया, ब्रज का संपूर्ण दर्शन कराया दोस्तों। और उस पे आपने काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स दिया, बढ़िया प्यार दिया दोस्तों आपने, जिससे मुझे मोटिवेशन मिला और मैं आ गया देवभूमि। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि भी बोलते हैं दोस्तों, देवताओं की भूमि कही जाती है, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड में देवों की यह तपोस्थली कही जाती है, देवी देवताओं की तपस्थली कही जाती है दोस्तों उत्तराखंड। जो पंच प्रयाग हैं दोस्तों, सभी प्रयागों पे अलग अलग देवताओं ने जो है दोस्तों घोर तपस्या की है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि जो विष्णु प्रयाग है दोस्तों, वहाँ पर नारद मुनि ने कठिन तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था, भगवान विष्णु ने उनको वहाँ पर दर्शन दिया था। इसीलिए दोस्तों उस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। ऐसे ही दोस्तों जितने भी प्रयाग हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, सभी की जो इतिहास है वह देवताओं से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि बोली जाती है दोस्तों। जो देवप्रयाग है वह उत्तराखंड का अंतिम प्रयाग कहा जाता है, और सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग कहा जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग पर दोस्तों भगवान कृष्ण कह रहा हूँ, सॉरी, भगवान राम के चरण पादुका के निशान भी हैं दोस्तों। एक बड़ी सी शिला बिल्कुल जो देवप्रयाग संगम है वहीं पर एक बड़ी सी शिला मौजूद है दोस्तों, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। और उसी शिला पर दोस्तों भगवान राम के चरण पादुका के भी निशान हैं, और उसी शिला पर दोस्तों मतलब हनुमान जी के भी दोस्तों उनकी हनुमान जी की प्रतिमा के बिल्कुल वहाँ पे निशान मौजूद हैं। दिखाऊंगा आपको भगवान राम के चरण पादुका और हनुमान जी के जो एक पूरी आकृति एक बनी हुई है उसी शिला पर, उन सभी के दर्शन कराऊंगा। लेकिन इस वीडियो में नहीं, उस वीडियो में जिसमें मैं अलग से देवप्रयाग संगम को एक्सप्लोर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ टूर करा रहा हूं आपको, रोड ट्रैवल ट्रिप वीडियो है, रोड ट्रैवल का वीडियो है। लेकिन जैसे ही मैं पहुंचूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ज़रूर झलक दिखलाऊंगा देवप्रयाग संगम का। और देवप्रयाग संगम है जो दोस्तों वहाँ पे भगवान राम आए हुए थे, उसके सबूत भी मौजूद हैं उनके चरण पादुका के निशान के रूप में। और भगवान राम वहाँ क्यों आए हुए थे देवप्रयाग संगम पर? वहाँ पे दोस्तों भगवान राम देवप्रयाग संगम पर तपस्या किए थे। क्यों तपस्या किया था? क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने रावण का वध किया तो उनके ऊपर दोस्तों एक कहते हैं ना, रावण के वध का पाप आ गया। रावण के वध का पाप आ गया दोस्तों, जिसका प्रायश्चित करने के लिए भगवान राम देवप्रयाग संगम आए थे। यहाँ पर उन्होंने तपस्या किया, अपने पाप का प्रायश्चित किया हुआ है दोस्तों। भगवान राम की तपस्थली भी कह सकते हैं। भगवान राम ने अपने पापों से जो है कह सकते हैं अपने पापों से मुक्ति प्राप्त की। उनके ऊपर रावण वध का दोष लग गया था दोस्तों। रावण वध करने के मतलब रावण वध का पाप आ गया था भगवान राम के ऊपर और श्री राम के ऊपर। इसकी वजह से श्री राम भगवान ने देवप्रयाग संगम पर आकर के दोस्तों तपस्या किया, अपने पापों से मुक्ति पाई, अपने पापों का प्रायश्चित किया। और कहा जाता है कि उसी संगम में स्नान करके अपने पापों से मुक्त हुए दोस्तों। देवप्रयाग वह स्थान है दोस्तों जहाँ से माँ गंगा का उद्गम होता है, और वहाँ पे दो नदियों का संगम होता है। भागीरथी जो कि गोमुख से गंगोत्री ग्लेशियर से आती हैं भागीरथी नदी, और बद्रीनाथ साइड से आती है दोस्तों
अलकनंदा नदी, और दोनों नदियों का बड़ा ही सुंदर और पवित्र संगम होता है देवप्रयाग में। तो उसी पवित्र संगम पर हम जा रहे हैं दोस्तों, आपको दर्शन भी कराएंगे। अगर आप संपूर्ण दर्शन करना चाहते हैं, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसकी मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा देवप्रयाग संगम की। देवप्रयाग संगम का जो प्राकृतिक सुंदरता है ना दोस्तों, वह कुछ इस प्रकार है कि दोनों नदियों का जल बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट। भागीरथी नदी का पानी जो है बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर का होता है दोस्तों, ख़ास तौर से जब ठंडी का टाइम होता है, लेकिन अभी भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन जब भारी बरसात हो जाएगी तो दोनों पानी का जो रंग है बिल्कुल एक कलर का हो जाता है लगभग, क्योंकि दोनों मतलब जल स्तर बढ़ जाता है और बरसात होने के कारण दोनों नदियों का जल मटमैला हो जाता है, बिल्कुल मडी हो जाता है। लेकिन अभी आप बिल्कुल क्लियर कट आपको अलग अलग रंग दिखाऊंगा। देवप्रयाग संगम, जहाँ से होता है माँ गंगा का उद्गम, माँ गंगा का जन्म। भागीरथी अलकनंदा नदी दोनों आती हैं, संगम होता है देवप्रयाग में, और दोनों नदियों को फिर एक नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है दोस्तों माँ गंगा। दोस्तों जो पंच प्रयाग है, पांचों प्रयाग हैं उत्तराखंड के अंदर, पांचों प्रयागों का अलग अलग महत्व है दोस्तों, और सभी प्रयागों के महत्व को बताऊंगा जब उनकी वीडियो को बनाऊंगा। और अभी हम पहुंचने वाले हैं देवप्रयाग, वह संगम जहां पे भगवान राम स्वयं आए हुए थे। उनके चरण पादुका के निशान वहां पर मौजूद हैं दोस्तों, और यहाँ पर आकर के वे अपने पापों से मुक्ति प्राप्त किए थे, क्योंकि उनके ऊपर रावण वध का पाप आ गया था दोस्तों। रावण वध का पाप लग गया था उनको, रावण का वध करने के बाद, जिसका प्रायश्चित करने के बाद उस पाप से मुक्ति के लिए भगवान राम, श्री राम देवप्रयाग संगम पर आए, और यहाँ पर उन्होंने तपस्या की दोस्तों। और यहाँ पे इसी संगम में, देवप्रयाग संगम में आकर के स्नान किया और अपने पाप से मुक्त हुए थे दोस्तों। और इसीलिए पांचों प्रयागों में देवप्रयाग का जो स्थान है वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। और वैसे पूरा उत्तराखंड दोस्तों प्रकृति और अध्यात्म का ज़बरदस्त संगम है दोस्तों। उत्तराखंड को देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जब आप आएंगे ना तो आपको प्रकृति और अध्यात्म का बड़ा ही ज़बरदस्त आनंद महसूस होगा। देवताओं की तपस्थली कही जाती है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड देवभूमि में एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। और अभी दोस्तों हम जिस स्थान पर आ चुके हैं, ये इस स्थान पर भगवान शिव की एक बहुत ही विशालकाय प्रतिमा स्थापित है, जिसको मैंने अभी अभी दिखाया दोस्तों आपको। तो ये देखें दोस्तों, बहुत ही विशालकाय प्रतिमा भगवान शिव की यहाँ पे स्थापित की गई है।
दोस्तों, देवप्रयाग हम पहुंच ही गए हैं। जो सामने आप दृश्य देख रहे हैं ना, वह देवप्रयाग संगम का दृश्य है, लेकिन आपको यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो कुछ ही क्षणों में देवप्रयाग संगम का वो सुंदर दृश्य आपके आंखों के सामने होगा। और पहुँचते पहुँचते लगभग शाम हो चुकी है पूरी दोस्तों। तो कोशिश करूँगा कि अगर देवप्रयाग संगम का जो दोनों नदियों का कॉन्फ्लुएंस का जो सुंदर दृश्य है, अगर क्लियर नहीं कैप्चर हो पाएगा तो सुबह के टाइम का दृश्य कवर करूंगा दोस्तों। उसको कैप्चर करके वीडियो में ऐड करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, काफ़ी अंधेरा भी हो रहा है दोस्तों। सूरज पूरी तरह से डूब चुका है, सनसेट हो चुका है दोस्तों। और सही टाइम पर हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। मुझे डर था दोस्तों कि कहीं पूरी तरह से अंधेरा ना हो जाए आधे रास्ते में ही, जिससे वीडियो शूट ना हो पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। देवभूमि है यहाँ पर, ऐसा ये देखें दोस्तों, संगम नगरी देवप्रयाग में हम बिल्कुल एंट्री कर चुके हैं। और अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखें सामने है दोस्तों संगम, और पेड़ की आड़ की वजह से नहीं दिख पा रहा है, तो दूसरे एंगल पर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये जो पूरा दृश्य आप देख रहे हैं, ये देवप्रयाग संगम का ये दृश्य है दोस्तों। और देवप्रयाग संगम दोस्तों एक छोटी सी तहसील है। दर्शन करें आप दोनों नदियों के कॉन्फ्लुएंस का, और इस सुंदर से तहसील का, सुंदर से इस नगर का, जिसका नाम है देवप्रयाग। राइट हैंड साइड से दोस्तों अलकनंदा नदी और लेफ्ट हैंड साइड से भागीरथी नदी आ रही है, और दोनों का हो जा रहा है यहाँ पे संगम। और देवप्रयाग, अभी ये दोस्तों शाम का व्यू है दोनों नदियों के कॉन्फ्लुएंस पॉइंट का। ये शाम का कलर है दोनों नदियों का, जो जल का कलर है। और यह दोस्तों सुबह के टाइम का व्यू है, जिसको मैंने अलग से ऐड किया है शूट करके। बिल्कुल सुबह का टाइम है, क्योंकि नाइट स्टे किया था, रात में यहीं पर रुका हुआ था दोस्तों, देवप्रयाग संगम में ही। और ये सुबह का दृश्य है, आप देखें, ये जो बिल्कुल सीधी सी तेज़ धाराओं के साथ बह रही है दोस्तों, यह भागीरथी नदी है। और वो जो बिल्कुल शांत स्वभाव की नदी आपको दिख रही है, जो शांत स्वभाव वाली, थोड़ी सी मडी है, थोड़ी मटमैली रंग की, बलुई रंग की, वह दोस्तों है अलकनंदा नदी। और यह जो आप देख रहे हैं ना, ये अलग टाइम का व्यू है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए।